नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 1 रुपए की डकैती, पार्ट 11। क्या मतलब? जगमोहन चौंका। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। नोटों की गड्डियाँ, हीरो और फाइलों को वापस रखकर तिजोरी बंद कर दो। लेकिन इस सामान को वापस रखने की क्या ज़रूरत है? जगमोहन जल्दी से बोला, इसकी चाबी तो हमारे पास है नहीं। दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी तो सोहनलाल को फिर मेहनत। इसको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो चाहिए था मिल गया, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? जगमोहन हक्का बक्का सा देवराज चौहान को देखता रह गया। सिर्फ 1 रुपए की डकैती के लिए तुमने मुझसे इतनी मेहनत कराई? सोहनलाल हैरानी से बोला। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह ठीक है कि हमने यह सब 1 रुपए की डकैती के लिए किया, जगमोहन उखड़े स्वर में कह उठा। लेकिन उसके साथ साथ हमें अगर इतना सारा माल मिल रहा है तो उसे जेब में डालने में क्या हर्ज है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस 1 रुपए के दम पर हम जिस खजाने तक पहुंचेंगे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहा जाता है। हमने जो कुछ भी किया 1 रुपए को हासिल करने के लिए किया। बाकी के माल पर हमारा नहीं, मीर सिंह चावला का हक बनता है। माल तिजोरी में डालो। जगमोहन आहत निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। रखो। इस बार देवराज चौहान के स्वर में हल्की सी सख्ती और आदेश था। जगमोहन होठ भींचे अनमने मन से आगे बढ़ा और तिजोरी के बाहर मौजूद नोटों की गड्डियां, हीरे व अन्य चीजें भीतर रखने लगा। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट का आखिरी कश लेकर एक तरफ फेंकते हुए बोला, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। 1 रुपए का सिक्का, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? सोहनलाल का स्वर उलझन से भरा था, लेकिन वह बेहद सतर्क नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया और शांत स्वर में कह उठा, तुमने बहुत पूछा कि तिजोरी में क्या है, क्या निकालना है, कहाँ से लाए हो। मैंने कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि यह तिजोरी मैं मीर सिंह चावला से उसके यहाँ से निकाल कर लाया हूँ, सिर्फ एक सिक्के को पाने के लिए, क्योंकि इस सिक्के के दोनों तरफ के हिस्सों में बहुत बड़े खजाने का पहुँचने का नक्शा बना है। इस सिक्के से उस बड़े खजाने तक पहुँचा जा सकता है। सोहनलाल हैरानी से देवराज चौहान को देखने लगा। तिजोरी में वापस माल रखते जगमोहन के चेहरे का उखड़ापन कुछ कम हुआ। सिक्के पर नक्शा? सोहनलाल असमंजस भरे स्वर में कह उठा। हाँ, जय किशन नाम के व्यक्ति ने बहुत कारीगरी से इस सिक्के के दोनों तरफ नक्शा बनाया है। यह जय किशन उस खजाने तक जा पहुंचा था, परंतु वहां जाने क्या हुआ, क्या देखा, वह खाली हाथ वापस आ गया, जबकि उस आदमखोर बस्ती से आज तक कोई जिंदा नहीं आ सका। जाने कितने लोग खजाना पाने गए और वापस नहीं लौट सके। जय किशन नाम के उस आदमी ने वहां जाने क्या देखा कि अक्सर वह चीख उठता था और वापसी के 6 महीनों के बाद वह मर गया, परंतु मरने से पहले वह इस सिक्के पर वहां का नक्शा बना गया था जहां वह बस्ती है, खजाना है। कहाँ है वह आदमखोर बस्ती? सोहनलाल सतर्क नजर आ रहा था। गोली वाली सिगरेट पीकर उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। यही बात, और वहां तक पहुंचने का रास्ता इस सिक्के के दोनों तरफ बने नक्शे में है, जिसे संभाल कर कागज पर उतारना होगा। सिक्के पर बना नक्शा कागज पर आते ही मालूम हो जाएगा कि बात जाती कहाँ है। बात जाती? सोहनलाल के चेहरे पर ढेर सारी उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लेते हुए कहा, उस आदमखोर बस्ती को बात जाती कहा जाता है क्योंकि वहाँ का बच्चा बच्चा बाज की तरह खतरनाक है और खजाने को वे लोग अपने देवता की तरह पूजते हैं। साले बेवकूफ हैं, जगमोहन कड़वे स्वर में बड़बड़ाया। तो जल्दी मालूम करो, बात जाती कहाँ है? सोहनलाल ने उत्सुकता से कहा। मेरा ख्याल है कि कुछ ही घंटों में मैं सिक्के के दोनों तरफ नक्शे को कागज पर उतार लूंगा। कहते हुए देवराज चौहान के होठों पर शांत सी मुस्कुराहट उभर आई थी। तिजोरी बंद कर दूं? जगमोहन ने सब कुछ तिजोरी में रखने के पश्चात खड़े हुए देवराज चौहान को इस आशा के साथ देखा जैसे वह कहेगा कि तिजोरी से सारा माल निकाल लो। देवराज चौहान जगमोहन के मन की स्थिति समझ रहा था। हाँ, दोबारा तिजोरी खोलने में सोहनलाल को फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जगमोहन मुंह बनाकर बोला, फिर से तिजोरी खोलने की नौबत नहीं आएगी।
बंद कर दो। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया। जगमोहन ने झुंझलाकर इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि वह भारी तिजोरी जोरों से हिल उठी। अजीत मलिक और उसका साथी बंधनों में जकड़े गहरी नींद में थे। तिजोरी खुली कि नहीं, यानी जो कुछ भी हुआ, नींद में डूबे होने के कारण वह हर बात से अनजान रहे। लेकिन शमशेर सिंह की एक आंख की होल से सब कुछ देख रही थी और उनकी बातों का एक एक शब्द शमशेर सिंह ने सुना था। जिस बात को वह जानने आया था उससे कहीं ज्यादा जान गया था। अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं रही थी। शमशेर सिंह ने घर पहुंचकर बख्तर को उठाया। रात को तो आराम करने दिया कर। बख्तर आंख मलते हुए उठ बैठा। कैसी तबीयत है? शमशेर सिंह बैठते हुए बोला। अब तो ठीक लग रही है। बख्तर ने सिर को हाथ लगाया। लेकिन तुम कहाँ इतनी रात तक भटकते फिर रहे हो? बख्तर, शमशेर सिंह गहरी सांस लेकर बोला, देवराज चौहान और मीर सिंह का मामला बहुत गहरा है। कैसे? बख्तर की आंखें सिकुड़ी। कोई नई बात मालूम हुई क्या? हाँ, नई बात क्या, सारा मामला ही सामने है। शमशेर सिंह सूखे होठों पर जीभ फेर कर कह उठा, सुनते ही तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। मेरा दिमाग तो अभी तक हिल रहा है। क्या हुआ? बख्तर सतर्क सा नजर आने लगा। देवराज चौहान ने असंभव बात को संभव कर दिखाया है। वह मीर सिंह चावला के यहाँ से जाने कैसे तिजोरी उठा लाया है। शमशेर सिंह ने गहरी सांस ली। तो इसीलिए वह सोहन लाल को तुमसे लेकर गया है? हाँ, फिर तो तिजोरी में मोटा माल होगा। बख्तर आंखें नचाकर कह उठा। शमशेर सिंह ने घूर कर बख्तर को देखा। सब कुछ सुनेगा तो तेरा सब कुछ सरक जाएगा। बख्तर ने मुंह बिगाड़ा। डराता है? सुन, सबसे पहले तो यह जान ले कि मीर सिंह का खास सिक्योरिटी गार्ड अजीत मलिक भी देवराज चौहान के कब्जे में है। वह कैसे कब्जे में आया? मैं नहीं जानता। आगे सुन। शमशेर सिंह ने जल्दी से कहा। मैंने अपनी आंखों से सोहन लाल को तिजोरी खोलते देखा। बहुत मेहनत से खोला उसने तिजोरी को। बीच में टोक मत, सुनता रहे। शमशेर सिंह सिर हिलाकर बोला। तिजोरी के बीच में सोना, हीरे, नोटों की गड्डियाँ, काफ़ी कुछ था। सब कुछ बाहर निकाला, लेकिन बाद में सब कुछ वापस डालकर देवराज चौहान ने तिजोरी मीर सिंह को वापस करने के इरादे से बंद कर दी। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान पागल है? बख्तर अजीब से लहजे में कह उठा। जो कह रहा हूँ सिर्फ वही सुन। शमशेर सिंह झुंझुलाया। उस तिजोरी में से उसने सिर्फ 1 रुपये का सिक्का निकाला। बस? हाँ, तुम्हारा मतलब कि महज 1 रुपये की डकैती की खातिर देवराज चौहान ने मीर सिंह को अपने पीछे लगा लिया? शमशेर सिंह मुस्कुराया। हाँ, मैं नहीं मानता। बख्तर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वह देवराज चौहान, थोड़ी सी बात बाकी है, सुन ले, विश्वास आ जाएगा। शमशेर सिंह ने उसे टोका। तिजोरी खोलने और बंद करने के दौरान अजीत मलिक और उसका साथी बंधे हुए गहरी नींद में सोए रहे। उन्हें नहीं मालूम हो सका कि तिजोरी खोली गई कि नहीं। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि? मेरा मतलब अजीत मलिक को नहीं मालूम कि तिजोरी खोलकर उसमें से 1 रुपये का सिक्का निकाला गया। जानते हो उस 1 रुपये में क्या है? क्या? सिक्के की ऊपरी परतों को उतारकर उसके दोनों तरफ एक ऐसी जगह का नक्शा बनाया गया है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। बख्तर की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या कह रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ। तभी तो मीर सिंह को देवराज चौहान की तलाश है, और देवराज चौहान तभी तो 2 लाख देकर सोहन लाल को मुझसे ले गया उस तिजोरी को खुलवाने के लिए। यह सब तेरे को कैसे मालूम हुआ? देवराज चौहान और सोहन लाल की पुरानी पहचान है। देवराज चौहान जब उसे बता रहा था तो मैंने अपने कानों से छिपकर सब कुछ सुना। शमशेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। बख्तर के होठों से कोई शब्द न निकला। क्या हुआ? होना क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ कि यह अंडरवर्ल्ड के बड़े लोगों का सीरियस मामला है। हमारे इस मामले में आने की गुंजाइश नहीं। दूर ही रहकर। तेरा दिमाग खराब हो गया है। शमशेर सिंह मुंह बनाकर बोला। क्या मतलब? वह जो भी हैं, हम कम हैं, उनका नाम ज़्यादा है और हमारा कम। उनमें हम में यही फ़र्क है। दिमाग तेरा खराब हो गया है, बख्तर तीखे स्वर में बोला। खुद को इतने खतरनाक लोगों के बराबर। बख्तर, बात को समझने की कोशिश कर। शमशेर सिंह अपना माथा पीटने वाले अंदाज में कह उठा। यह मामला बहुत बड़े खजाने से वास्ता रखता है। तो? बख्तर ने समझने वाले अंदाज में उसे देखा। तो क्या, उल्लू के पट्टे,
इतने बड़े खजाने का मामला है। देवराज चौहान सिक्के पर से नक्शा उतार कर उसे समझकर खजाने की तरफ बढ़ेगा। हम उसके पीछे चलेंगे। देवराज चौहान के पीछे? वह क्या भूत है? हमारी तरह इंसान ही है। शमशेर सिंह खींचकर कह उठा। धीरे बोल, बहरा नहीं हूं मैं, बख्तर ने कहा। लेकिन पर लगा ढक्कन। शमशेर सिंह बोला, तेरे को अच्छी तरह पता है कि मेरा दिमाग उल्टी बातों की तरफ ज़्यादा जाता है। मतलब कि माल मिलना चाहिए। खतरे मोल लेने से ही माल हाथ में आता है, खतरा देखकर पीछे हटने से नहीं। तू तो हिम्मती आदमी है बख्तर। माल की खुशबू सूंघ और होश की बात कर। बख्तर की निगाह शमशेर सिंह पर टिकी रही। मैंने बहुत सोचा है। इस समय हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि दिन निकलने पर मीर सिंह से मोटे माल का सौदा करके उसे देवराज चौहान का पता बताया जाए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि खजाने तक न भी पहुंच सके तो कम से कम कुछ नावा तो पीट ही लेंगे। अगर मीर सिंह देवराज चौहान का कुछ न बिगाड़ सका तो बचकर वह खजाने की तरफ बढ़ेगा और हम उसके पीछे होंगे। जब वह खजाना पा लेगा तो कोई ठीक मौका देखकर उससे माल छीन लेंगे। मतलब कि पहले तो मीर सिंह से टकराएगा, फिर देवराज चौहान से। इन दोनों हाथियों के बीच में से जिंदा बच आएगा। ठीक तरह से सोचा कर, तेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। थोड़ी सी नींद ले ले, उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचना कि। शमशेर सिंह ने उसे घूर कर देखा। लगता है तू डर रहा है। मैं डर नहीं रहा, समझदारी की बात कर रहा हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ। तू एक काम कर। क्या? देवराज चौहान अभी तक उसी बंगले में है, तो उसकी निगरानी पर लग जा। फिर? बख्तर ने गहरी सांस ली। दोबारा से? हाँ, तेरे इस काम में कोई खतरा नहीं है। शमशेर सिंह उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। और तुम क्या करोगे? मैं? शमशेर सिंह कहर भरे अंदाज में मुस्कुराया। मैं मीर सिंह से माल झाड़ूंगा। वह तेरे को ही झाड़ देगा। फिक्र मत कर, मुझे अपना काम करना बहुत अच्छी तरह आता है। शमशेर सिंह की आवाज़ में विश्वास का भाव था। करनी पर आ जाऊं तो फिर मीर सिंह मेरे सामने क्या है? बख्तर जानता था कि शमशेर सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। यह मामला तुम्हारी मौत भी ला सकता है, और नोट भी, खजाना भी। शमशेर सिंह हंसा। बख्तर ने गहरी सांस ली। ठीक है, खेल लो मौत का खेल। जहां तक हो सका मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। मीर सिंह चावला रात भर ठीक तरह सो नहीं पाया था। उसे पूरा विश्वास था कि अजीत मलिक शाम तक उस मीटर के सहारे देवराज चौहान और तिजोरी का पता लगाकर आ जाएगा। लेकिन उसका आना तो क्या, उसने फ़ोन तक नहीं किया था। मीर सिंह जानता था कि मलिक इस कदर लापरवाह नहीं है। अगर वह कहीं फंसा न आने की स्थिति में था तो फ़ोन पर हालात की जानकारी दे सकता था। सुबह उठने पर उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। अजीत मलिक की कोई खबर नहीं थी। मीर सिंह जब नाश्ता कर रहा था तब फ़ोन की घंटी बजी। पहले नौकर ने रिसीवर उठाया, फिर बात करने के बाद फ़ोन मीर सिंह तक ले आया। मालिक, आपका फ़ोन। रिसीवर लेते हुए मीर सिंह ने उसे जाने का इशारा किया। हेलो। मीर सिंह चावला अजीत मलिक की आवाज़ सुनने की अपेक्षा कर रहा था। नमस्कार मीर सिंह जी। उसके कानों में शमशेर सिंह का स्वर पड़ा। खाकसार को पहचान लिया होगा। कल हमारी छोटी सी, बहुत छोटी सी फ़ोन पर बात हुई थी। मीर सिंह के होंठ भींच गए। तुम? मुझे मालूम था कि आप अवश्य पहचान लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम को क्या करना है, काम की बात हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। शमशेर सिंह जैसे शब्दों को मक्खन में लपेट कर बोल रहा था। रात भर आप मलिक का इंतज़ार करते रहे होंगे। क्या मतलब? मतलब यह है कि तिजोरी, देवराज चौहान और अजीत मलिक की कितनी कीमत लगाते हैं आप? भाव बढ़ाइए, नहीं तो मैं फ़ोन बंद भी कर सकता हूँ। तुम चाहते क्या हो? माल। मुंह से बोलो। मीर सिंह गुर्राया। मुंह से क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उस 1 रुपये के सिक्के की कीमत नहीं लगाई जिस पर बात जाति के खजाने का नक्शा बना हुआ है, जहाँ बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। आपको देर करने का मतलब है वह तिजोरी खोलकर उसमें से सिक्का निकाल लेंगे। और तुम सब कुछ जानते हो। मीर सिंह का लहजा एकाएक बेहद शांत हो गया। मेहरबानी है आपकी। रकम बोलो, क्या चाहते हो? देवराज चौहान का ठिकाना बताने की एवज में। बोल दूं? मीर सिंह के जबड़े पीछे रहे। 10 लाख। ले जाओ। मीर सिंह के होठ खुले। ले जाऊं?
शमशेर सिंह के हंसने की आवाज आई। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो शेर की मान में घुस जाऊंगा। मीर साहब, आप गीदड़ों से ऐसी आशा क्यों रखते हैं? साफ बोलो। 10 लाख लेकर आप अकेले आएंगे, जहां मैं अपने आदमियों के साथ मौजूद रहूंगा। गीदड़ हूं ना, शेर से डर तो लगता ही है। आपसे 10 लाख लेकर आपके काम की सारी बात बता दूंगा। गनमैनों के बिना मैं बाहर नहीं निकलता, मीर सिंह ने दांत भींचकर कहा। एक बार तो आपको आना ही पड़ेगा। क्षण भर की खामोशी के पश्चात मीर सिंह बोला, कहाँ आना है? सूरजपुर हाईवे पर झील के 10वें पत्थर के पास मैं मिलूंगा। न मिलूं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। कितने बजे? अब से ठीक 2 घंटे बाद मैं पहुंच जाऊंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, शमशेर सिंह के आने वाले शब्दों में सख्ती आ गई। मुझे दौलत से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है। अगर वहाँ किसी चालाकी के साथ आए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, और फिर न ही आप देवराज चौहान, तिजोरी, मलिक का पता कभी ना पा सकेंगे। इसलिए साफ मन से आना। मैं? मीर सिंह चावला होठ भींचकर बोला, अकेला ही आऊँगा, ठीक 2 घंटे बाद। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से शमशेर सिंह ने लाइन काट दी। देवराज चौहान रात भर सोया नहीं था। सिक्के के दोनों तरफ बने नक्शे में ही उलझा रहा था, जबकि जगमोहन और सोहन लाल, अजीत मलिक और उसके साथी के करीब ही सो गए थे। देवराज चौहान सिक्के के दोनों तरफ बने नक्शे को समझता हुआ उसी कागज पर उतारता रहा। भोर का उजाला फैलने तक देवराज चौहान एक तरफ की लाइनों को समझते हुए ही कागज पर उतार सका था। उसके बाद गहरी नींद में जा डूबा। फिर जब आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। पास ही जगमोहन कुर्सी पर बैठा था। सिक्के पर बना नक्शा समझ में आया? हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। एक तरफ का नक्शा ही कागज पर उतार पाया हूँ। किस जगह पर है बात जाती? जगमोहन ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। सिक्के के दोनों पहलुओं पर बना नक्शा जब कागजों पर उतरेगा तो उन्हें आपस में मिलाकर ही कुछ कहा जा सकता है। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। मलिक और उसका साथी? देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। दोनों को खिला पिलाकर फिर बांध दिया है। सोहन लाल सोया पड़ा है, जगमोहन ने कहा। फिर बोला, मीर सिंह तो तगड़े हाथ पांव मार रहा होगा तुम्हारी तलाश में। जवाब में देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। सूरजपुर हाईवे पर स्थित झील के 10वें पत्थर के करीब मीर सिंह चावला ने कार रोकी और इंजन बंद करके सिगरेट सुलगाने लगा। उसकी पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। चेहरे पर खतरनाक भाव विद्यमान थे। वह सतर्क था। रिवॉल्वर इस तरह कपड़ों में फंसा रखी थी कि पलक झपकते ही हाथों में आकर गोलियां बरसा सके। ज्यों-ज्यों सूर्य सिर पर चढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों गर्मी दिमाग खराब कर देने की हद तक बढ़ रही थी। मीर सिंह आंखें मिचमिचाकर इधर-उधर देखते हुए कार में बैठा रहा। शमशेर सिंह की पैनी निगाह कार में बैठे मीर सिंह चावला और आगे पीछे घूम रही थी। 10 मिनट पश्चात उसे इस बात की पूरी तसल्ली हो गई कि मीर सिंह वहां अकेला ही आया है। शमशेर सिंह सड़क की दूसरी तरफ ढलान पर बने पेड़ों की ओट में खड़ा था। उसने कार भी ढलान पर उतारकर पेड़ों के बीच खड़ी कर रखी थी। तसल्ली कर लेने के बाद शमशेर सिंह आगे बढ़ा और पतली सड़क पार करता हुआ मीर सिंह की कार की तरफ बढ़ा। वह बेहद सतर्क था। उसकी रिवॉल्वर इस तरह के मौके के लिए तैयार थी। मीर सिंह चावला की सिकुड़ी निगाह शमशेर सिंह पर जा टिकी। करीब पहुंचकर शमशेर सिंह मुस्कुराया। आपके पास माचिस होगी? मीर सिंह के होठ पिच गए। उसने शमशेर सिंह की आवाज़ पहचान ली थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 10 लाख ले आया हूँ, मीर सिंह ने एक एक शब्द चबाकर कहा। नज़र तो नहीं आ रहा? शमशेर सिंह ने होठ से कोड़े। मीर सिंह ने पिछली सीट पर पड़ा ब्रीफकेस उठाया और उसे खोलकर दिखाया। ब्रीफकेस 5-5 100 के नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था। उसने ब्रीफकेस को बंद करके शमशेर सिंह को देखा। मुझे सिगरेट सुलगाकर अपने साथियों को इशारा दे लेने दो, शमशेर सिंह मीर सिंह को गोली देता हुआ बोला। मेरे सिगरेट सुलगाने से मेरे साथी समझ जाएंगे कि सब ठीक है। कहने के साथ ही शमशेर सिंह ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, जबकि साथी के नाम पर उसके साथ सड़क का आवारा कुत्ता भी नहीं था। मीर सिंह की कठोर निगाह उस पर टिकी रही। देवराज चौहान कहाँ है? पहले ब्रीफकेस, शमशेर सिंह ने शांत स्वर में कहा।
मीर सिंह ने कार की खिड़की से ब्रीफकेस निकालकर उसे दिया। शुक्रिया, शमशेर सिंह ने मुस्कुराकर कहा और दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। अपनी रिवॉल्वर? तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, मीर सिंह गुर्राया। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, शमशेर सिंह ने शांत स्वर में कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पलटते ही तुम 2-4 गोलियां मेरी पीठ पर उतार दो। रिवॉल्वर तुम्हें मिल जाएगी। भीजे दांतों से मीर सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर शमशेर सिंह को थमा दी। गुड, शमशेर सिंह मुस्कुराया। मुझे विश्वास नहीं आता कि आप वही अंडरवर्ल्ड डॉन मीर सिंह हैं जो। मैं वही हूँ, मीर सिंह खतरनाक स्वर में कह उठा। साबित करके दिखाऊं? नहीं, ऐसे ही ठीक है। मैंने ताकत आजमाने के लिए नहीं बुलाया, शमशेर सिंह ने लापरवाही से कहा। वैसे यह रिवॉल्वर मैं सड़क के उस किनारे पर रख दूंगा, जाते वक्त ले लेना। मेरे नाम पर रजिस्टर नहीं है रिवॉल्वर। मीर सिंह उसे खा जाने वाली निगाहों से देखता हुआ बोला। इसे भी तुम ही रख लो। देवराज चौहान कहाँ है? जवाब में शमशेर सिंह ने जेब से तह किया कागज निकाला और मीर सिंह की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, इस कागज पर लिखे पते पर पहुंच जाओ, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मीर सिंह ने कागज थामा। उस पर लिखे पते को पढ़ने के बाद शमशेर सिंह को देखा। अगर यह पता गलत हुआ तो? गलत नहीं है, शमशेर सिंह पक्के स्वर में कह उठा। मैं बेईमानी के काम ईमानदारी से करता हूँ। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मीर सिंह ने भिजे दांतों से पूछा। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, शमशेर सिंह ने शांत स्वर में कहा और पलटकर सड़क पार ढलान पर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इस बात के प्रति सावधान था कि पीछे से मीर सिंह कोई गड़बड़ न करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीर सिंह की सुलगती निगाह कागज पर लिखे पते पर टिक चुकी थी। देवराज चौहान कागज पेन एक तरफ रखकर सिगरेट सुलगाकर थकावट भरे अंदाज में कश लेने लगा। लंच का वक्त हो रहा था। सोहन लाल एक तरफ अधलेटा सा पड़ा गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। क्या रहा? सोहन लाल ने गहरी सांस लेकर पूछा। नक्शा उतार लिया है कागज पर, देवराज चौहान ने कहा। वाह, सोहन लाल की सुस्ती एकदम दूर हो गई। कहाँ पड़ा है खजाना? सिक्के के दोनों तरफ बने नक्शों को देखकर पहले तो यह देखना है कि उन्हें जोड़ा कैसे जाए, किस तरफ से इन्हें जोड़ें कि अपने आप में पूरा नक्शा बन जाए। देवराज चौहान 2 बड़े बड़े कागजों को देखते हुए बोला, जिन पर नक्शे के रूप में आड़ी तिरछी लकीरें नजर आ रही थी। तभी जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में होटल का पैक खाना था। नक्शा बन गया? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, सोहन लाल ने जवाब दिया। कहाँ पर है खजाना? यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। खाना खाने के बाद नक्शों को मिलाकर ठीक तरह चेक करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में मस ली। मलिक और उसके साथी को खाना ले आया हूँ, कुछ देर बाद उन्हें भी खिला दूंगा, जगमोहन ने कहा और पैक खाना खोलने लगा। जल्दी कर यार, सोहन लाल पेट पर हाथ फेरते हुए बोल उठा। जगमोहन, अजीत मलिक और उसके साथी को खाना खिलाकर वापस लौटा। सोहन लाल उसी मुद्रा में लेटा हुआ था। देवराज चौहान नक्शे के कागजों में उलझा हुआ था। कुछ मालूम हुआ? जगमोहन ने पूछा। हाँ, नक्शे पर निगाह टिकाए देवराज चौहान ने सिर हिलाया। क्या? जगमोहन ने जल्दी से पूछा। कहाँ है खजाना? देवराज चौहान ने नक्शे से निगाह हटाकर दोनों को देखा, फिर सिगरेट सुलगाई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 700 से 800 मील दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 500 द्वीपों में से सिर्फ 38 द्वीपों पर आबादी है। अन्य द्वीपों पर घने जंगल हैं। इन द्वीप समूहों में तमिल, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन द्वीप समूहों की संपर्क भाषा हिंदी है। जगमोहन और सोहन लाल की निगाह देवराज चौहान पर टिकी थी। जिन 462 द्वीपों पर आबादी नहीं है, घने जंगल हैं। उन्हीं में से एक द्वीप पर सदियों से बात जाती रहती है, जिसके बारे में आमतौर पर कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? सोहन लाल के होठों से निकला। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अगर कोई भूला भटका वहां पहुंच जाता है तो उनके बारे में बताने के लिए जिंदा नहीं रहता, क्योंकि बात जाती आदमखोर है, वहां पहुंचने वाले को खा जाती है। तो फिर इस बात जाती और उसके खजाने के बारे में किसी को पता कैसे चला?
देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट सुलगाई। अच्छा सवाल है, या यूं कहा जाए कि महत्वपूर्ण सवाल है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि जय किशन की ही तरह कोई बात जाति के टापू पर पहुंच गया होगा और वहां के हालातों के बारे में जानकारी पाकर बच निकला होगा। उसके बाद ही यह बात फैली होगी कि बात जाति के यहाँ बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन सरकार तक यह बात नहीं पहुंच सकी होगी। पहुंची भी होगी तो वह बात जाति के टापू को तलाश नहीं कर सकी होगी, क्योंकि 462 द्वीपों में से जो कि घने जंगलों से ढके पड़े हैं, बात जाति को तलाश करना जो कि खुद को छिपाए रखते हैं, असंभव सा काम है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई दल गया भी हो, उन लोगों ने बात जाति के टापू को तलाश कर भी लिया हो, लेकिन बात जाति के हाथों में पड़कर अपनी जान गंवा बैठे हों। कुछ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार बात जाति तक नहीं पहुंच पाई। अगर पहुंची होती तो यह खबर आम अवश्य हो गई होती। जगमोहन और सोहनलाल उलझन भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखते रहे। जय किशन ने इस नक्शे में जो बताया होगा कि बात जाति वालों का टापू कहाँ पर स्थित है। बात जाति का टापू कोई मकान नहीं है कि नंबर लिखा हो, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बात जाति उन 462 द्वीप समूहों से एक द्वीप पर मौजूद है। जय किशन ने अपने बनाए नक्शे में यह समझाने की चेष्टा अवश्य की है कि बात जाति का टापू उन 462 टापुओं में से यहाँ हो सकता है। जय किशन ने जो इशारा दिया है उसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जाकर ही समझ सकते हैं। देवराज चौहान ने समझाने वाली निगाहों से दोनों को देखा। यह तो भारी खतरे वाला काम लगता है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मीर सिंह चावला का कहना ठीक था कि दोनों तरफ मौत है, यानी कि नक्शे वाला सिक्का हासिल करने में मौत मिल जाएगी। जय किशन ने भी नक्शे में इशारा दिया है कि खजाना हासिल करने के लिए जो जाएगा वह जिंदा वापस नहीं लौट सकता। मतलब कि मुसीबत अभी शुरू होगी। सोहनलाल ने पुनः गहरी सांस ली। तेरे को क्या फर्क पड़ता है? जगमोहन ने उसे देखा। क्यों, मेरे को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं क्या? सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। प्यारी तो है, सबको प्यारी है, लेकिन तूने कौन सा साथ जाना है? क्यों? सोहनलाल ने आंखें फाड़ी। साथ क्यों नहीं जाना? मेरे को बेवकूफ़ समझता है, पल्ला झाड़ता है। तिजोरी खुलवा ली और जब लड्डू का समय आया तो मेरे को लोरी गाकर सुलाता है। मैं साथ जाऊंगा। मोटे खजाने का मामला पाकर मैं आंखें बंद रखने वाला नहीं। जगमोहन सकपका सा उठा। तू साथ जाएगा? हाँ। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट तैयार करता हुआ बोला। क्यों बेकार में अपनी जान गंवाता है? जगमोहन जल्दी से बोला। खजाना लेकर हम सही सलामत वापस लौट आएं तो 2-4 लाख तेरे को भी दे देंगे। 2-4 लाख? सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। 6 ले लेना। तू बैठकर आराम कर, मैं देवराज चौहान के साथ जाऊंगा। वापसी पर तुझे 10 लाख दे दूंगा। मुझे बेवकूफ़ बनाता है? जगमोहन भड़का। तू मुझे 6 लाख दे सकता है तो मैं तुझे 10 लाख नहीं दे सकता। सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। उल्लू का पट्ठा। जगमोहन बड़बड़ा उठा। क्या बोला? सोहनलाल तीखे स्वर में बोला। मैंने बोला मरना है तो मर, तेरी मौत बात जाति के हाथों ही लिखी है। जगमोहन ने कुड़कर कहा। ऐसा नहीं है। सोहनलाल कश लेकर बोला। बचपन में मेरे पड़ोस में हाथ देखने वाला रहता था, उसने बताया था कि मेरी उम्र 100 साल की है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। 100? हाँ। तेरी हालत तो बता रही है कि तू चौथे साल ही शमशान घाट पहुंचने वाला है। हो सकता है किसी की अर्थी को कंधा देते हुए शमशान घाट जाना पड़े। सोहनलाल हंसा। डबल उल्लू का पट्ठा। जगमोहन बड़बड़ाया। क्या बोला? मैंने कहा है मरना है तो मर, मेरा क्या जाता है। अब तू समझदारी वाली बात बोला। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो खजाने का हिस्सा लेने का हकदार तो हो सकूंगा, या फिर मौत का। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। सोहनलाल दांत फाड़कर हंसा। जगमोहन कुछ कहने लगा तो देवराज चौहान ने टोका। फालतू बातें छोड़ो, हमें आने वाले वक्त की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोनों की निगाह पुनः उस पर जा टिकी। बंगाल की खाड़ी में 500 मील लंबे और 32 मील चौड़े 500 द्वीपों की श्रृंखला वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे के शब्द देवराज चौहान पूरे न कर सका। उसी समय बाहर शोर शराबा सा हुआ।
तीनों की निगाहें मिली। इससे पहले देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ता, जगमोहन जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा है जैसे बंगले में कई आदमी घुस आए हों। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होंठ भींच से गए थे। दूसरे ही पल जगमोहन हड़बड़ाया सा भीतर आया और दरवाजा बंद करके जल्दी से सिटकनी चढ़ा दी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव छाए हुए थे। क्या हुआ? सोहनलाल के होठों से निकला। देवराज चौहान की पृष्ठ भरी निगाह जगमोहन पर जा टिकी। कई हथियारबंद खतरनाक सी नजर आने वाले बदमाश बंगले में घुस आए हैं। जगमोहन आगे बढ़ता हुआ बोला। नीचे हॉल में पड़ी तिजोरी और मलिक उसके साथी को अपने कब्जे में। तभी फायर का धमाका हुआ। गोली दरवाजे में छेद करते हुए कमरे में आ गिरी। अगर जगमोहन दरवाजा छोड़कर आगे न बढ़ आया होता तो गोली उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। देवराज चौहान के दांत भिज गए। कौन हो सकते हैं यह लोग? सोहनलाल ने व्याकुल भाव से देवराज चौहान को देखा। मीर सिंह चावला। देवराज चौहान के होठों से सुलगते शब्द निकले। शमशेर सिंह से पता लेकर मीर सिंह चावला सुलगता हुआ बंगले पर पहुंचा। वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका, परंतु चलने में फिर भी कुछ वक्त तो लग ही गया। दोनों शिफ्टों में ड्यूटी देने वाले गनमैनों को आनन फानन तैयार किया और वैनों में लदे वहां से चल पड़े। आगे मीर सिंह की कार थी। मोहनलाल ड्राइव कर रहा था। मीर सिंह के दांत भिजे हुए थे। किसी को पता नहीं कि मामला क्या है, ना ही किसी ने मीर सिंह से पूछने की हिम्मत की। पौने घंटे बाद छोटा सा काफिला एक ऐसे इलाके में रुका जहां बंगले ही बंगले नजर आ रहे थे और सामने वह बंगला था जिसका नंबर उसके हाथ में थमे कागज पर लिखा था। मीर सिंह बाहर निकला, सब गनमैनों को इकट्ठा किया, कुछ समझाया और देखते ही देखते सब गनमैन हथियारों सहित बंगले में तूफान की तरह प्रवेश करते चले गए। 8 ने भीतर से बंगले को घेरे में लिया और शेष जो 12 के करीब थे धड़धड़ाते हुए बंगले में प्रवेश करते चले गए। हॉल ड्राइंग रूम में उन्हें तिजोरी, मलिक और अपना साथी गनमैन बंधे नजर आए। देखते ही देखते सबने पोजीशन ले ली। कोई नजर नहीं आया। उन सबको देखते ही मलिक की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। चेहरा खुशी से भर उठा कि वह बच निकला है। उसके साथी आ पहुंचे हैं। तभी एक गनमैन की निगाह जगमोहन पर पड़ी थी, जो कि पहली मंजिल की रेलिंग से पलटकर पीछे नजर आ रहे कमरे में प्रवेश करता चला गया और दरवाजा बंद हो गया। 2 पल तो गनमैन असमंजस भरी स्थिति में खड़ा रहा। फिर उसने दरवाजे का निशाना लगाकर फायर कर दिया। ठीक उसी समय मीर सिंह चावला ने भीतर प्रवेश किया। एक गनमैन अजीत मलिक और उसके साथी के बंधन खोल रहा था। फायर किसने किया? मीर सिंह ने सख्त स्वर में पूछा। मैंने। एक गनमैन आगे आया। मैंने एक को उस कमरे में जाते और दरवाजा बंद करते देखा है। कहने के साथ ही उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। मीर सिंह की निगाह अजीत मलिक पर जा टिकी। सर, मलिक के स्वर में थकान के भाव थे। वह सामने ऊपर वाले कमरे में देवराज चौहान, जगमोहन और कोई ताला खोलने वाला सोहनलाल नाम का आदमी है। मीर सिंह चावला की निगाह तिजोरी की तरफ गई। वह आगे बढ़ा और तिजोरी के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखने के बाद उसकी निगाह मलिक पर ठहरी। तिजोरी खोली? मीर सिंह की आवाज़ सुलग रही थी। नो, नो सर। अजीत मलिक बंधनों से आज़ाद हो चुका था। पास खड़े गनमैन का सहारा लेते हुए खड़ा होते हुए बोला। उसने बहुत कोशिश की लेकिन तिजोरी नहीं खोल सके। मीर सिंह चावला के चेहरे पर वहशी मुस्कान उभरी। खुलती कैसे? इस तिजोरी का सिस्टम मैंने अपने दिमाग से बनाया था। मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर खतरनाक स्वर में कह उठा। साथ ही उसकी निगाह ऊपर पहली मंजिल की रेलिंग पार दरवाजे पर गई, जिसमें गोली का छेद नजर आ रहा था। चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच रहे थे। उसने मलिक को देखा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है मलिक। मैं ठीक हूँ सर। मैं? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अपने साथी के साथ 3 गनमैनों के घेरे में यह तिजोरी हिफाजत के साथ लेकर बंगले में पहुंचो। मैं? मीर सिंह का एक एक शब्द आग में सुलग रहा था। देवराज चौहान से हिसाब चुकता करके आ रहा हूँ। यस, यस सर। और फिर देखते ही देखते मलिक के इशारे पर 3 गनमैन आगे बढ़े। तिजोरी को संभाल कर धकेलते हुए बाहर की ओर ले जाने लगे। मलिक और उसका साथी साथ चल पड़े। मीर सिंह चावला घूमा और उनके कदम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए।
सब गनमैन इस तरह खड़े थे कि जैसे अभी उन्हें गोलियां बरसाने का ऑर्डर मिलने वाला हो। मीर सिंह पहली मंजिल पर पहुंचा। उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठका, जिसमें गोली का छेद नजर आ रहा था। वह जहरीली निगाहों से कई पलों तक गोली के छेद को देखता रहा। वह जानता था कि बाकी अब उसके हाथ में है। मीर सिंह ने दरवाजा थपथपाया और कहर भरे स्वर में बोला, देखा देवराज चौहान, मीर सिंह के स्टाइल से कोई टक्कर नहीं ले सकता। दुश्मन के घर में घुसकर उसके गिरेबान पर हाथ डालना मीर सिंह का ही स्टाइल है। नोटों से भरा 10 लाख का ब्रीफकेस शमशेर सिंह अपने घर रखकर सीधा बख्तर के पास पहुंचा तो देवराज चौहान के बंगले की निगरानी पर था। जल्दी ही उसने ढूंढ निकाला कि बख्तर कहाँ है। दोनों मिले। मीर सिंह को मिला? बख्तर ने व्याकुल से पूछा। हाँ, शमशेर सिंह मूंछों पर ताव देखकर मुस्कुराकर कह उठा, 10 लाख का झाड़ा लगाया है। 10 लाख? मीर सिंह से? बख्तर के होठों से निकला। हाँ, कहाँ है? घर पर। 10 में से मेरा कितना? मैं भी तो इस मामले में तेरे साथ हूँ। बख्तर ने जल्दी से कहा। 2? सिर्फ 2? नहीं, 3 तो मिलना ही चाहिए। तू भी क्या याद करेगा? 3 दिया। शमशेर सिंह ने पुनः अपनी मूंछों को हाथ लगाया। 3 दिया। ध्यान से, बख्तर ने व्यंग से कहा, मूंछ टूटकर हाथ में ना आ जाए। शमशेर सिंह हौले से हंसा। अब आगे का क्या किस्सा है? मीर सिंह देवराज चौहान को पकड़ने आएगा। हाँ, किसी भी वक्त आ सकता है। देवराज चौहान फंस गया तो खजाने तक पहुंचने का मामला धरा का धरा रह जाएगा। चिंता मत कर बख्तर, एक चीता है तो दूसरा भेड़िया, कोई किसी के जाल में नहीं फंसेगा। यही तो इस खेल का मजा है, शमशेर सिंह ने जहरीले स्वर में कहा। बख्तर ने जवाब में कुछ नहीं कहा। और फिर वह वक्त भी आया जब मीर सिंह चावला ने अपने आदमियों के साथ वहां धावा बोला। शमशेर सिंह और बख्तर ने सब कुछ देखा, अंदाजा लगाया। शमशेर सिंह और बख्तर की आंखें मिली। बख्तर गंभीर स्वर में कह उठा, मुझे तो पासा पलटता नजर आ रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो बख्तर। जिस तरह मीर सिंह ने एकाएक घेराबंदी कर ली है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि देवराज चौहान बच जाएगा। शमशेर सिंह ने चिंता भरे स्वर में कहा, तूने 10 लाख के चक्कर में तगड़ा खजाना हाथ से निकाल दिया। मीर सिंह को यहाँ का पता न बताता। हम देवराज चौहान के पीछे लगे रहते तो देर सबेर खजाने तक पहुंच ही जाते। शमशेर सिंह के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए थे। दरवाजे पर थपथपाहट पड़ने और मीर सिंह के शब्द सुनते ही देवराज चौहान का चेहरा सख्ती से भर उठा। आंखों में खूंखारता के भाव मचलने लगे। यह कौन है? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मीर सिंह यहाँ तक कैसे आ पहुंचा? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, कहा कुछ नहीं। तभी मीर सिंह के पहले वाले शब्द पुनः गूंजे, साला। सोहन लाल ने दांत भींचकर गोली वाली सिगरेट का कश लिया। स्टाइल की बात करता है। जगमोहन जल्दी से आगे बढ़ा और कमरे के पीछे की खिड़की खोलकर बाहर झांका और फुर्ती से खिड़की बंद करके पलटते हुए देवराज चौहान को देखकर बोला, बाहर तो मीर सिंह के आदमियों की घेराबंदी है, बंगले के भीतर भी यही हाल होगा। हम बाहर कैसे निकलेंगे? जगमोहन के चेहरे पर उलझन से भरे कठोरता के भाव नाच उठे। तभी मीर सिंह की आवाज पुनः कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही सोहन लाल भड़क कर ऊंचे स्वर में कह उठा, अबे बाहर खड़ा क्या स्टाइल की बात कर रहा है? भीतर आ साले। गोली वाली सिगरेट की तरह फूंक कर न रख दिया तो मेरा नाम सोहन लाल नहीं। जगमोहन ने व्यंग से सोहन लाल को देखा। दरवाजा भीतर से बंद है, इसलिए वह अंदर नहीं आ पा रहा। दरवाजा खोल दूं क्या? बंद ही रहने दे, मैं तो जरा यूं ही ऊंची बोलकर अपना गला साफ कर रहा था। सोहन लाल सक पकाकर कह उठा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अब क्या किया जाए? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर जगमोहन को देखा। हम कुछ नहीं कर सकते। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। यह मीर सिंह चावला जैसे इंसान का घेरा है जिसे तोड़ना शायद असंभव ही हो। तो सोहन लाल के होठों से निकला, अब क्या होगा? अब तेरे को मीर सिंह अपना स्टाइल दिखाएगा। जगमोहन ने कड़वी निगाहों से सोहन लाल को देखा। क्यों दिल धड़काने वाली बात करता है? तेरी बात सुनकर तो दिल जोर से हिलने लगा है। थोड़ी देर सब्र कर। जगमोहन दांत भींचकर बोला, अभी तेरा सब कुछ हिलेगा। तभी मीर सिंह का खतरनाक स्वर उनके कानों में पड़ा, देवराज चौहान,
अगर 1 मिनट के भीतर भीतर दरवाजा न खुला तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। जगमोहन ने व्याकुल निगाहों से देवराज चौहान को देखा। अब क्या किया जाए? दरवाजा टूटने का इंतजार। देवराज चौहान की आवाज में मौत की ठंडक थी और चेहरे पर वहशी भूखे जानवर के भाव और आंखों में हवस थी शिकार करने की। जगमोहन देवराज चौहान का चेहरा देखता रह गया। तेरे कारण? बख्तर शमशेर सिंह को कोसता हुआ बोला। सारे मामले को भट्टा बैठ गया। तू तो कह रहा था देवराज चौहान का पीछा करके खजाने पर पहुंचेगा। अब तो यह नौबत आ गई है कि देवराज चौहान की आत्मा का पीछा करके सीधा ऊपर ही पहुंच सकता है। शुभ शुभ बोल। क्या शुभ बोलूं? बख्तर ने सख्त स्वर में कहा। 10 लाख के लालच में सारा खेल खराब कर दिया। मीर सिंह के साथ 15-20 खतरनाक आदमी हैं। उस साले ने ऐसा घेरा डलवाया होगा कि देवराज चौहान बचकर नहीं निकल सकेगा। तिजोरी उसने पहले ही अपने आदमियों के साथ यहाँ से रवाना कर दी है। शमशेर सिंह ने होठ सिकोड़ कर बख्तर को देखा। अब मेरे को क्या देखता है? बख्तर, शमशेर सिंह जहरीले स्वर में बोला। मीर सिंह ने तिजोरी इसलिए फटाफट यहाँ से निकाल दी कि उसके ख्याल से तिजोरी अभी खोली नहीं गई। 1 रुपए का सिक्का तिजोरी में ही बंद है, जबकि वह देवराज चौहान के पास है। अगर देवराज चौहान बच गया तो सीधा खजाने तक पहुंचेगा और हम चोर पर मोर बनकर उस खजाने को हथिया लेंगे। यह तो तब होगा कि देवराज चौहान मीर सिंह के हाथों बच निकलेगा। और तभी शमशेर सिंह ने बख्तर की कलाई दबाई। बख्तर फौरन खामोश हो गया। वह देख उसे, जो अभी अभी मीर सिंह की कार से टेक लगाकर आ खड़ा हुआ है। बख्तर की निगाह उस व्यक्ति पर जा टिकी। कौन है वह? पुलिस वाला। शमशेर सिंह ने होठ भींचकर कहा। बकवास करता है। पुलिस वाला भला यहाँ? तू अच्छी तरह जानता है बख्तर कि शमशेर सिंह एक बारगी अपनी माँ को तो पहचानने में भूल कर सकता है, लेकिन पुलिस वालों को नहीं। शमशेर सिंह एक एक शब्द चबाकर दृढ़ता भरे स्वर में बोला। जैसे बच्चे कबूतर और चिड़िया का फर्क जानते हैं, उसी तरह मैं आम आदमी और पुलिस वालों के बीच के फर्क को जानता हूँ। मीर सिंह की कार से टेक लगाए खड़ा आदमी पुलिस वाला ही है। बख्तर प्रश्न भरी निगाहों से शमशेर सिंह को देखने लगा। पुलिस वाले के बीच में आ जाने से मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना कि अब तक था। उसकी नजरें बराबर बंगले पर ही टिकी हुई हैं। हमें खिसक चलना चाहिए। इस मामले में हमारी गुंजाइश नहीं रही। बख्तर बोला। चुप रह। शमशेर सिंह होठ भींचकर बोला। इस मामले में अगर किसी पुलिस वाले के आने की गुंजाइश है तो हमारी भी गुंजाइश है। तमाशा देख। वह पुलिस वाला और कोई नहीं, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े था, जो कि सिक्के की खबर देवराज चौहान को देने के बाद मीर सिंह के बंगले पर नजर रखने लगा था कि देवराज चौहान 1 रुपए की डकैती करके खजाने तक पहुंचने की चेष्टा जरूर करेगा। उसके बाद उसने देवराज चौहान को नौकर बनकर मीर सिंह के बंगले में जाते और मीर सिंह और तिजोरी को बाहर आते भी देखा। वानखेड़े की निगाह में तब से देवराज चौहान रहा, और अब जब मीर सिंह चावला जैसे इंसान ने देवराज चौहान को घेर लिया था तो हालात खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए थे। मन ही मन कुछ फैसला करने के बाद वानखेड़े ने आसपास देखा। शमशेर सिंह और बख्तर ओट में थे, वे नजर नहीं आए। वानखेड़े इस मामले में पुलिस को नहीं डालना चाहता था, वरना एक फोन पर ही कुछ ही देर में यहाँ पुलिस ही पुलिस होनी थी। उसने सिगरेट सुलगाई और कार से हटकर सतर्क अंदाज में बंगले के गेट की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखें खतरनाक भाव लिए हर तरफ घूम रही थी। यह तो भीतर गया, मरेगा, बख्तर के होठों से निकला। शमशेर सिंह व्याकुलता भरे अंदाज में दांतों से होठ काट रहा था। उसके चेहरे पर उलझन ही उलझन नजर आ रही थी। दोस्तों, यह उपन्यास एक भाग में समाप्त नहीं हो पाया है। इस उपन्यास का दूसरा एवं अंतिम भाग डकैती के बाद है, जो शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। मीर सिंह ने क्या किया? देवराज चौहान और जगमोहन सोहन लाल वहां से निकल सके कि नहीं? निकल गए तो उस खजाने तक पहुंच सके जो कि आदमखोरों की बस्ती में मौजूद था। क्या उसे पा सके? शमशेर सिंह और बख्तर ने क्या गुल खिलाया? मीर सिंह क्या खामोश होकर बैठ गया था? क्या और भी किसी की टांग इस खजाने में फंसी? उपन्यास के पात्रों को कैसे कैसे खतरनाक हादसों से गुजरना पड़ा? यह तथा ऐसे अनेक प्रश्न अभी अधूरे रह गए हैं, जिनका उत्तर आपको इस उपन्यास में नहीं मिल पा रहा है। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे अगले वीडियो
डकैती के बाद में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।